कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारतीय संविधान का निर्माण का मूलाधार क्या रहा था, यानी भारतीय संविधान के निर्माण की इतिहास क्या थी, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और नोट करें। तो भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व 1757 और 1764 ईस्वी के जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस बक्सर और प्लासी के युद्ध, जो 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध, ये दोनों युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर शासन होने का यह डिक्लेयर हो गया, निर्णायक जीत थी। और इस जीत के बाद अंग्रेज अपने अनुकूल शासन प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। उन्हें समय समय दर पर, यानी समय समय पर चार्टर एक्ट और कई तरह के घोषणा पत्र जारी करके भारत में शासन स्थापित करने के लिए समय दर समय लागू करता गया, और यही बाद में भारतीय संविधान के निर्माण का आधार बना। आवाज़ नहीं करो, ठीक। तो यहाँ देखो, तो 1757 ईस्वी के प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। 1757 के समय में ब्रिटिश के सेनापति के रूप में लॉर्ड क्लाइव नियुक्त थे। लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल जो था 1757 से 1760 के बीच में था, और इसी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ। और इन प्लासी के युद्ध में बंगाल क्षेत्र में उसे जीत मिली, और यह उतनी निर्णायक युद्ध नहीं रहा। फिर 1764, उस समय अंग्रेज के सेनापति लॉर्ड मुनरो थे। लॉर्ड मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1764 ईस्वी के बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध में उन्हें अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी जीत हो गई। और इस जीत के कारण ये निर्णय हो गया कि भारत का अगला शासक अंग्रेज होगा, और यह इसका निर्णायक युद्ध था। कहना है इतिहासकारों का कि बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजी शासन का निर्णायक युद्ध था, और इसके बाद अंग्रेज भारत का हुक्मरान बन गए। और ये समय दर समय एक्ट बनाता चला गया, उसे हम देखते चलते हैं। लॉर्ड क्लाइव, इस पर थोड़ा गौर फरमाया जाए कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था। बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए। तो बंगाल के गवर्नर, यानी पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव का कार्य 2 बार है। इन्होंने 1757 टू 60 तक रहा, फिर 1765 टू 67 तक रहा था। और 1765 टू 1767 के बीच में इन्होंने बंगाल क्षेत्रों में डायरकी का अर्थ होता है द्वैध शासन। उन्होंने द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन में आप लोग लिखे कि द्वैध शासन, नाम से ही स्पष्ट है, द्वैध शासन यानी शासन की जो व्यवस्था होगी 2 तरीके से होगी।
इसी का नाम है द्वैध शासन, जिसे अंग्रेजी में डायरकी भी बोलते हैं। तो ये डायरकी का मतलब हो गया दो तरह से शासन करना, एक अंग्रेज के द्वारा किया जाता था और दूसरा नवाबों के द्वारा किया जाता था। तो आप यहाँ लिखे, पहला अंग्रेज शासन जो करते थे कंपनी शासन, कंपनी का शासन था। कंपनी ने तीन क्षेत्र उसका था कंपनी का, राजस्व वसूली, इसके बाद सेना की सुरक्षा, और तीसरा था विदेशी मामले। तो ये तीनों क्षेत्र कंपनी के शासन के अधीन था और बाकी बंगाल क्षेत्रों पर, भारत के क्षेत्रों पर शासन करने का काम नवाबों को दे दिया गया। और नवाब लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल क्षेत्रों में नवाब के रूप में जो उप दीवान थे उसका नाम था मोहम्मद रजा खान। तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया और बिहार के नवाब के रूप में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था, सिताब राय। तो स्पष्ट हो रही है कि लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया गया। पूछा जाए कि द्वैध शासन किसने स्थापना किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पहला उन्होंने कंपनी के द्वारा शासन, कंपनी खुद शासन करते थे, राजस्व वसूली के रूप में, सेना की सुरक्षा और विदेशी मामले, इस तीनों को छोड़कर सारा कार्यभार नवाबों के हाथ में दे दिया था। इसी को कहते हैं द्वैध शासन, यानी हम शासन करेंगे दो तरीकों से करेंगे और वह तरीका ऐसा थी। तो अब अगला हम देखते हैं, और द्वैध शासन को ये फिर समाप्त हो जाता है। समाप्त करने वाले, रेगुलेटिंग एक्ट को जारी करने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। तो अगला एक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं, अगला शासन स्वरूप में देखते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। तो 1767 से लेकर बाद तक की समय में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी बंगाल का पहला गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। यहाँ जनरल नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया। तो लॉर्ड क्लाइव जो है, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो एक्ट से लगता है कानून है, अधिनियम है। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू किया गया और उसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1773 ईस्वी में और कई प्रावधान किए गए। प्रावधान में क्या किए गए, तो तीनों प्रेसिडेंसी उस समय 3 स्थापित की गई थी। प्रेसिडेंसी का अर्थ होता है ब्रिटिश सरकार के मुख्य कार्यालय, जहाँ से
भारत के शासन प्रशासन को देख रेख किया जा रहा था। तो प्रेसिडेंसी 3 क्षेत्रों में स्थापित किया गया। पहला था कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई। उस समय बम्बई बोला जाता था, बम्बई। तो इन क्षेत्रों में प्रेसिडेंसी लागू किया गया था और इस तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। और इसमें 4 सदस्य वाले परिषद होते थे और अपने अनुकूल शासन प्रशासन करते थे। और इसी एक्ट के तहत एक और प्रावधान किया गया था। कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। अगला एक्ट में हम लोग देखते हैं 1773 के बाद आता है 1784 ईस्वी के का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट इसके अगला एक्ट के रूप में लागू किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में शासन के 2 रूप में स्थापित किया गया। इसमें शासन के 2 स्वरूप बनाए गए। एक को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी को कंट्रोल करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के तहत अन्य कार्य का संपादन किया जा रहा था। तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने ये जो शासन के इस तरह का जो द्वैध शासन प्रावधान किया गया, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको खारिज कर दिया। तो ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल थे जिस पर इसके विरुद्ध में ब्रिटिश शासक के द्वारा यानी ब्रिटिश के संसद के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया गया था। तो महाभियोग लगाने वाले यानी महाभियोग सबसे पहले किस पर चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। किस लिए चलाया गया? क्योंकि उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का खारिज कर दिया, उस चीज़ को नहीं माना, इसीलिए उस पर महाभियोग चलाया गया। तो महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स पर। और वारेन हेस्टिंग्स ने ये जो द्वैध शासन प्रथा लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था उसे भी वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। तो ये खूब परीक्षा में पूछी जाती है कि द्वैध शासन किसने लागू किया और द्वैध शासन कौन समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन लागू करने वाले लॉर्ड क्लाइव थे और द्वैध शासन को समाप्त करने वाले वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स
एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग इसलिए लगाया क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के जो द्वैध शासन पद्धति थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसे खारिज कर दिया था। अब अगले एक्ट के रूप में आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, हाँ, और 1773 ईस्वी का ये भी चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, और ये हो गया 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के रूप में आता था, चार्ट में मतलब सूचना आती थी, इसीलिए इसे चार्टर एक्ट कहा गया। ध्यान दे, ये चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या है कि ये जो अंग्रेज के संसद के द्वारा जो आदेश आते थे, चार्ट में तैयार होकर आते थे, इसीलिए इसका नाम चार्टर एक्ट के रूप में जानते हैं। और इसी प्रावधान के तहत भारतीयों पर वे लोग शासन करते थे अपने अनुकूल। फिर 1793 ईस्वी में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतनादि के बारे में चर्चाएं की गई 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसे बनाया गया था गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस को बनाया गया था। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में क्या लागू किया रे? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया। कॉर्नवालिस कोड भी ये इस समय लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। तो पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया, तो 1793 ईस्वी में आप जवाब दें। और 1793 ईस्वी में ही कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ यूपी के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। यानी अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 ईस्वी में। किसने लागू किया? तो किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और यह लंबे समय तक 10 वर्षों 30 वर्षों तक अस्थाई चला करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? अस्थाई बंदोबस्त। इसका और नाम है जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इन क्षेत्रों के जमीनों का मालिक जमींदार को बनाया गया था, किसी किसान को नहीं, इसको छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जाता था, इसलिए इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया। इसमें अंग्रेज को 10/11 हिस्सा मिलता था और जमींदार को जो किसान की उपज का फायदे होता था उसका जमींदार लेता था 1/11 हिस्सा, और अंग्रेज के खाते में जाता था 10/11 हिस्सा। अगला हम लोग देखते हैं 1793 ईस्वी के बाद आता है 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में कई बातों पर ध्यान दी गई और कई तरह के नियम इधर उधर किया गया। मुख्य इसमें 3 चर्चा के विषय होता है। पहला इसमें ये थी संसद, ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया, सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। यानी चाय व्यापार को छोड़कर अंग्रेज सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। सभी अधिकारों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को। संसद जो है चाय को, बिजनेस को छोड़कर सभी बिजनेस को समाप्त कर दिया। इसके अलावा अंग्रेज संसद 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की, 1 लाख शिक्षा पर खर्च, तो 1 लाख शिक्षा पर खर्च 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही प्रावधान किया गया कि 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने के लिए मिलेगा। और अंग्रेजों को ईसाई धर्मों के प्रचार प्रसार करने के लिए छूट मिली, ये एक बात है। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिली। इसके आगे हम फिर देखते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत कुछ प्रावधान किया गया, कुछ नियम बनी। फिर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके आधार पर कुछ बनाया गया। और अगला आया 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। फिर आया 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। और फिर आएगा 1810 वर्ष के बाद, 1813 है तो 20 वर्ष के बाद 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है। तो हम लोग अब अगला नोट करेंगे। अब अगला जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के बारे में जानना चाहिए। चार्टर एक्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास, ये पढ़ रहे हैं। तो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? अरे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान की गई? तो इसके तहत ब्रिटिश संसद जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी शक्ति को, यानी चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया। और संसद खुद भारत पर शासन करने का प्रावधान किया। ये 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। इसके अलावा तो कंपनी की
सभी शक्तियों का नाश कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्ति हो गई, है ना रे। नहीं हो पाया। तो 1833 के बाद अगला चार्टर एक्ट आया, उसका नाम था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें ये किया गया, जो नामजदी यानी नाम, इसमें कंपटीशन की शुरुआत की गई, यानी अंग्रेज शासक जो है सीधी बहाल ले लिया जाता था बिना प्रतियोगिता परीक्षा लिए हुए। ये इसमें प्रावधान किया गया, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, 1853 ईस्वी में। फिर अगला आया था चार्टर एक्ट 1800, हाँ, और इसी बीच में 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और 1833 ईस्वी का, 1833 ईस्वी में एक खास काम की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक को जिसे हम बंगाल के गवर्नर जनरल कहते थे, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब नाम किया गया? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त की गई। यानी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट में ही भारत का गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। अब अगला हम लोग देखते हैं 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके पूर्व 1857 ईस्वी का प्रथम आंदोलन, जो 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, ये आंदोलन 10 मई 1857 ईस्वी को, और 1857 में ही 3 विश्वविद्यालय लंदन यूनिवर्सिटी पर आधारित, किस पर आधारित? तो लंदन यूनिवर्सिटी पर आधारित भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास अठारह सौ संतावन ईस्वी में, यानी
अंग्रेज ने तीनों प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसी में लंदन विश्वविद्यालय पर आधारित 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया। फिर अगला, और इसमें एक और खास बात की गई, संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारा अधिकार को समाप्त कर दिया और भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और क्राउन की नियुक्ति की, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के जगह पर क्राउन का शासन स्थापित किया। और इसी समय 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट में वायसराय की नियुक्ति किया। किसकी नियुक्ति की गई? वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। तो ये घटना 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट में ही है। अगला एक्ट में देखते हैं 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम यह ऐसे अधिनियम बनाया गया जिस अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसमें दी गई? 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अब अंग्रेज भारत पर शासन करने लगा, इसीलिए इस एक्ट का नाम बदलकर इन्होंने अब नाम देने लगा भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी का। तो इसमें पहली बार अध्यादेश का पावर इसमें दिया। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाने का पावर। चूँकि लंदन से भारत आने में कोई कानून को बहुत लंबे टाइम लग जाती थी, तो उसके निराकरण के रूप में अध्यादेश जारी करने का पावर 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में दिया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव की। अगला है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम और 1892 का भारत शासन अधिनियम में इसमें भी कुछ प्रावधान किया गया। और अगले भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इसे हम मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो 1909 ईस्वी में ये 12th के भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्लो मिंटो सुधार कब लागू किया। तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इसे लागू किया गया। इसमें मुसलमानों को मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, ये इसमें खास बात है, निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। यानी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसमें बनाई गई? तो मार्लो मिंटो सुधार, इसके अध्यक्ष में मार्लो और मिंटो को बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम है मार्लो मिंटो सुधार, जो 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया। अगले प्रावधान के रूप में 1919 ईस्वी में लागू किया गया भारत शासन अधिनियम। 1909 ईस्वी का
भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसे गौर से ध्यान दें, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, बोर्ड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिनियम को कहा जाता है। तो अगला अधिनियम 1909 ईस्वी में बनाया गया, 10 वर्षों के बाद भारत शासन अधिनियम। इसमें प्रावधान किया गया प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतीय द्वैध शासन। एग्जाम में पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत किया गया। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। इसके अलावा शासन करने के लिए मंत्री परिषदों का गठन किया गया और 30-40 मंत्रियों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था 1919 ईस्वी में बनाया गया। फिर है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का सबसे मुख्य स्रोत 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। यानी भारतीय संविधान की बहुत सारी बातें और व्यवस्थाएं 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में केंद्रों में द्वैध शासन बनाया गया। द्वैध शासन बनाया गया था। ये थी प्रांतीय द्वैध शासन और ये है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन का मतलब शासन का 2 पावरफुल व्यवस्थाएं होगी केंद्र में, ऐसा 1935 में बनाया गया था और 451 धाराएं बनाई गई थी। 451 धाराएं बनाई गई थी और 20-21 परिशिष्ट तैयार किया गया था। और फिर जो है 1947 में भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1947 का नाम है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें प्रावधान किया गया कि भारत को 1947 में आज़ाद कर देना है, भारत पाकिस्तान को विभाजन कर देना है। और अंग्रेजों द्वारा अंतिम शासन अधिनियम यानी कानून 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत मैं बता रहा था कि बंगाल और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर की बहाली की जाएगी और 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही भारत पर शासन किया जाएगा जब तक कि भारत में संविधान का निर्माण न हो जाए। और इसके अलावा और कई प्रावधान की गई। भारत पाकिस्तान का विभाजन का व्यवस्था किया गया और अंग्रेजों के सर्वोपरि की समाप्ति कर दी गई।
इसी अधिनियम के तहत। इस प्रकार ये जो है समझने की बात है। और ये इतिहास एक तरह से हो गया कि भारत के संविधान की क्या इतिहास रही है, इसके निर्माण की क्या क्या सीढ़ियाँ थी। तो ये सीढ़ी हो गई कि सीढ़ी है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया, 58 में आया, और 19 में, और फिर 47 में। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े, धन्यवाद।